नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ही साथ दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां भी हैं और दूसरी तरफ तपते हुए रेगिस्तान भी? जहां मीलों तक फैले हरे भरे मैदान हैं, तो वहीं करोड़ों साल पुराने चट्टानी पठार भी। ये सब एक ही देश में कैसे हो सकता है? चलिए, आज की इस प्रस्तुति में भारत के इन शानदार भूदृश्यों के बनने की भूवैज्ञानिक कहानी को समझते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब एक साथ कैसे संभव है। इसका जवाब, यकीन मानिए, किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है और इसकी जड़ें पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास में छिपी हैं। तो चलिए इस रहस्य से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक ही मास्टर चाबी है, और वो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, या जिसे अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। यही वो कमाल का आइडिया है जो समझाता है कि भारत की जमीन ने अपना आज का रूप कैसे लिया। तो ये सिद्धांत है क्या आखिर? बहुत आसान शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स हमेशा बहुत ही धीमी रफ्तार से खिसकती रहती हैं। इनकी यही हलचल महाद्वीपों को आकार देती है और पहाड़ जैसी विशाल आकृतियां बना डालती है। अच्छा, इन प्लेट्स की हलचल मोटे तौर पर 3 तरह की होती है। पहली, जब 2 प्लेटें आमने सामने आकर टकरा जाती हैं, इसी से हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। दूसरी, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। और तीसरी, जब वो एक दूसरे के अगल बगल से खिसकती हैं। भारत की कहानी में सबसे जरूरी है पहली वाली हलचल, यानी जोरदार टकराव। अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर, यानी भारतीय प्लेट पर। इसकी यात्रा लाखों साल लंबी और सच कहूं तो बेहद नाटकीय रही है, क्योंकि भारत हमेशा से वहां नहीं था जहां आज हम इसे दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। करोड़ों साल पहले की बात है। तब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस जमाने में भारत एक बहुत ही विशाल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना भूमि। जरा कल्पना कीजिए, उस वक्त भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यहां तक कि अंटार्कटिका भी, ये सब एक ही जमीन के टुकड़े थे। फिर हुआ ये कि पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने इस महाद्वीप को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। इन्हीं में से एक टुकड़ा, यानी हमारी भारतीय प्लेट, गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर बहने लगी। लाखों साल की ये धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली यात्रा का अंत हुआ एक महाटकराव से, जब ये प्लेट अपने से कई गुना बड़ी यूरेशियन प्लेट से सीधे जा टकराई। और बस यही वो महाटकराव था, एक ऐसी जबरदस्त घटना जिसने दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे ताकतवर पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। ये इस पूरी भूवैज्ञानिक कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस जबरदस्त टक्कर से हुआ ये कि दोनों प्लेटों के बीच में जो टेथिस नाम का एक पुराना समुद्र था, उसकी तलछट और चट्टानें दबकर मुड़ने लगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी मेजपोश को दोनों सिरों से दबाएं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। बस इसी प्रक्रिया ने दुनिया की छत, यानी हमारे हिमालय को जन्म दिया। और हिमालय का पैमाना तो सोच से भी परे है। ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई 2400 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की एक विशाल दीवार है। हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का ताज पहनाया गया है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटियां भी, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। इनकी आसमान छूती ऊंचाई उस महाटकराव की ताकत की आज भी गवाही देती है। अगर इसकी बनावट को देखें तो हिमालय को 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में है महान हिमालय या हिमाद्री, उसके दक्षिण में है हिमाचल या निम्न हिमालय, और सबसे बाहर की जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमालय के ऊपर उठने का एक सीधा नतीजा और भी था, और वो था इसके ठीक दक्षिण में विशाल उपजाऊ मैदानों का बनना। हुआ ये कि जब हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उसके ठीक दक्षिण में भारतीय पठार का जो उत्तरी किनारा था वो नीचे की ओर धंस गया। इससे वहां एक बहुत बड़ी और गहरी खाई जैसी जगह बन गई, जिसे हम बेसिन कहते हैं। फिर समय के साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों ने, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अपने साथ लाई हुई मिट्टी और गाद को इस बेसिन में जमा करना शुरू कर दिया।
लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे ये बेसिन भर गया और इस तरह जन्म हुआ हमारे 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल उत्तरी मैदान का। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की बाकी बड़ी बड़ी भू आकृतियां इस शानदार भूवैज्ञानिक कहानी में कहां फिट बैठती हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। असल में ये उसी प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक टुकड़ा है जो करोड़ों साल पहले अलग हुआ था। तो जहां एक तरफ हिमालय एक युवा और भूवैज्ञानिक रूप से एक्टिव पहाड़ है, वहीं ये पठार बहुत पुराना और स्थिर है। इस पठार के 2 प्रमुख किनारे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो एक ऊंची और लगातार चलने वाली पहाड़ों की दीवार की तरह है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट कम ऊंचे और बीच बीच में से कटे फटे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कई बड़ी नदियों ने इन्हें काट दिया है। पर भारत की तस्वीर अभी भी पूरी नहीं हुई है। पश्चिम में विशाल थार का रेगिस्तान है। समुद्र के दोनों ओर पतले पतले तटीय मैदान हैं। और तो और भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप जो मूंगे की चट्टानों से बना है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो असल में समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। तो अब तक हमने देखा कि भारत में कितने अलग अलग तरह के भूदृश्य हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। हर भू आकृति की अपनी एक खास भूमिका है। उत्तर के पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जहां हमारी खेती होती है। और जो प्राचीन पठार हैं वो खनिजों से भरे पड़े हैं, जो भारत के औद्योगिकरण का आधार बने हैं। ये कथन इस पूरी कहानी का सार है। भारत की ये भौगोलिक विविधता सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये देश को कुदरती संसाधनों से अमीर बनाती है और आने वाले कल के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखती है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो विशाल भू आकृतियां हैं, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े तो हैं नहीं। ये अपने अपने इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को और उनके इतिहास को कैसे आकार देती हैं, इस पर सोचना वाकई में बहुत